तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। क्राइम पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक खबर आपको बताता हूं। लखनऊ में एक पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखाई गई है और ये रिपोर्ट एयरफोर्स की तरफ से है। एक ट्रक में अपने जो फाइटर जेट है उनके टायर, जो पहिया है, वो पहुंचाया जा रहा था। ट्रक से पहले वहां के एयरबेस पे पहुंचना था और फिर वहां से उसको जोधपुर भेजना था ताकि वो टायर जो है अपने जेट, फाइटर जेट में लगाया जा सके। 6 टायर थे उस ट्रक में कुछ कुल मिलाकर, लेकिन एक टायर चोरी हो गई। ड्राइवर ने बताया कि एक जगह पे रास्ते में काफ़ी भीड़ थी, गाड़ी स्लो चल रही थी, उसके पीछे एक और कार थी। उसी कार में से कुछ लोगों ने उसी दौरान फ़ायदा उठाकर और वो एक टायर उस फाइटर जेट का, जो शायद सुखोई का है, वो निकाल लिया। अब ड्राइवर ने फिर कंप्लेंट की, एयरफोर्स के लोगों को पता चली, फिर फौरन पुलिस को रिपोर्ट लिखाई गई। अब पुलिस जो है इसको बहुत ही सीरियसली इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो फाइटर जेट का टायर है ये किसी और काम आ नहीं सकता, न किसी गाड़ी में लग सकता है, न कहीं और। तब इसके चुराने के पीछे मकसद क्या है? अब ये भी जांच हो रही है। तो अपने यहाँ एक से एक चोर पड़े हुए हैं, एक से एक कारनामे कर गुजरते हैं, तो मुझे लगा ये आपसे शेयर करूं। अब आज की कहानी के ऊपर आते हैं। अब तक हम लोग देश में जब ठग की बात करते हैं तो पहला नाम नटवर लाल का ही आता है। लेकिन अब नटवर लाल इस दुनिया में है नहीं। आज के दौर की अगर बात करूं तो अगर कोई सबसे बड़ा ठग है, ठग आजम, तो शायद वो यही है जिसकी मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं। सुकेश चंद्रशेखर, बेंगलोर का रहने वाला, ठीक ठाक पढ़ा लिखा, लेकिन शातिर दिमाग। बहुत तेजी से उसे पैसे कमाने, उसको बहुत सारे पैसे चाहिए, शौक बहुत बड़े बड़े, महंगी घड़ियां, महंगी गाड़ी, आलीशान घर, घर के अंदर दुनिया की सारी जो ऐशो आराम की चीजें हैं वो। लेकिन पैसे हैं नहीं तो क्या करें? तब उसने लोगों के दिमाग से खेलना शुरू किया और इसके बाद कैसे कैसे उसने पैसे बनाए वो आगे। अभी की कहानी शुरू करते हैं 15 जून 2020 से। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक फोन नंबर मिलता है। ये फोन नंबर ILD जो इसका नंबर था, ये UK बेस था, इंग्लैंड का। इस नंबर को पुलिस जब ट्रेस करती है कि यह है क्या, तो उसके जरिए पता चलता है कि इस नंबर से कनेक्टेड एक और नंबर है और वो नंबर है इंडिया का। अब उस नंबर की पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि ये जो नंबर है ये दिल्ली में एक्टिव है और दिल्ली में भी ये जो एक्टिव है ये रोहनी इलाके में एक्टिव है। अभी इस पे पूरी जांच पुलिस कर रही थी। इसी दौरान में 15 जून 2020 को एक लेडी जिनका नाम आदिति सिंह है, वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास पहुंचती हैं और वहां जाकर कहती हैं कि उनके पास पिछले कुछ वक्त से कई फोन आ रहे हैं और अब तक करीब वो 200 करोड़ रुपए उस शख्स को दे चुकी हैं, 200 करोड़ रुपीस। अब सुन के स्पेशल सेल के उन अफसरों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये मामला क्या है। फिर उन्होंने कुछ नंबर बताए। जब वो नंबर बताए तो पता चला कि स्पेशल सेल के पास जो एक नंबर आया था जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था आपको, ILD नंबर UK बेस्ड, वो नंबर ये नंबर सेम था। तो पता चला कि इसका लोकेशन क्या है, तो मालूम हुआ कि रोहनी। अब रोहनी में कहाँ और डिटेल में वो टावर और सारी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं कंपनियां, उनके थ्रू गई। एयरटेल का नंबर निकला तो सबसे ज़्यादा करीब जाते जाते जीरो इन हुआ तो पता चला कि ये तो तिहाड़ जेल के अंदर से ऑपरेट हो रहा है। अब तिहाड़ जेल के अंदर से फोन ऑपरेट हो रहा है। जेल के अंदर फोन अलाउड नहीं है, वहां जैमर लगा होता है, कैदियों के पास तो सवाल ही नहीं है कहने के लिए, लेकिन जेल के अंदर से ये फोन एक्टिव है। अब जेल के अंदर कौन, खामोशी के साथ इसकी जांच की गई तो पता चला जेल के अंदर एक कैदी बंद है जिसका नाम है सुकेश चंद्रशेखर और वही इस फोन को यूज कर रहा है। जहां पे ये फोन यूज कर रहा था बैरक नंबर 204, वार्ड नंबर 3। अब पुलिस के लिए कि तिहाड़ के अंदर से एक शख्स फोन यूज कर रहा है और एक लेडी कंप्लेंट करने आई है कि करीब 200 करोड़ रुपए ठग दिए। इसके बाद पूरी जांच होती है। सबसे पहले उस लेडी की कंप्लेंट को पुलिस नोट करती है। जो पूरी शिकायत है उसी में कहानी है। शिकायत यह है कि आदिति सिंह शिवेंद्र मोहन सिंह की पत्नी है। अब शिवेंद्र मोहन सिंह कौन है? शिवेंद्र मोहन सिंह एक बड़े तोप,
रैनबैक्सी लेबोरेटरी आपने सुना होगा, बहुत बड़ी कंपनी। इसके अलावा फोर्टिस हेल्थ केयर, ये जो फोर्टिस के अस्पताल और बाकी चीज़ें। इसके अलावा रेलिगेयर एंटरप्राइजेस। तो रैनबैक्सी के प्रमोटर रहे थे शिवेंद्र मोहन सिंह, और इन्हीं शिवेंद्र मोहन सिंह अरबपति, इनकी पत्नी आदिति सिंह। शिवेंद्र मोहन सिंह 2019 से जेल में बंद हैं तिहाड़ में। 17 अक्टूबर 2019 को इनको अरेस्ट किया गया था कुछ घोटालों के मामले में, इकोनॉमिक ऑफेंस। 3 अलग अलग केस थे इनके खिलाफ, चीटिंग के और उसी सिलसिले में ये गिरफ्तार हुए और उसके बाद कोर्ट ने इनको जेल भेज दिया और 2019 से ही ये जेल में बंद है। तो आदित्य सिंह ने जो अपनी रिपोर्ट लिखा है उसमें यह था कि जेल में बंद है, उनकी जमानत की काफी कोशिशें की गई, जमानत मिल नहीं रही थी। साल बीत गया। साल बीतने के बाद 2020 में 15 जून को आदित्य सिंह के पास पहली बार एक कॉल आता है। ये जो कॉल आया था ये एक ऐसा नंबर था जिसको उन्होंने उठाया, अननोन नंबर। कॉल करने वाले ने उनसे कहा कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से बोल रहा हूं, कानून मंत्रालय से। आपके पति शिवेंद्र सिंह जेल में हैं और हमें उनके बारे में सारा केस पता है। आपने उनकी बेल के लिए भी अप्लाई किया, हमें ये भी पता है। आप बेल के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमें ये भी पता है। आप कहाँ इधर उधर भटक रही हैं। हमारी गवर्नमेंट को शिवेंद्र सिंह जैसे लोगों की ज़रूरत है क्योंकि वो हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और कोरोना इस वक्त देश में है, लॉकडाउन चल रहा है। तो भारतीय सरकार, इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इस पैंडेमिक में कोविड-19 की और इस चीज़ों से उबारने के लिए ऐसे लोगों को सरकार अपने साथ जोड़कर उनके ज़रिए कुछ काम करना चाहती है, लोगों की भलाई के लिए। तो उसी में एक जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि शिवेंद्र मोहन सिंह ऐसी एक कोविड-19 की एक कमेटी बने और उस कमेटी में शामिल हो और वो अपनी सेवा दें हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई, क्योंकि उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है इसमें, और इसीलिए उनको अपने साथ एंगेज करना चाहते हैं और एक बड़े प्रोजेक्ट पे उनके साथ भारत सरकार काम करना चाहती है। अब ये बातें आदित्य सिंह को लगी कि उनके हस्बैंड, जाहिर सी बात है कि रैनबैक्सी, आपके फोर्टिस, इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए तो कोई आम शख्स तो है नहीं, सरकार में भी लोग जानते हैं। तो लगा वाकई इस कोरोना काल में उनके पति की शायद ज़रूरत है भारत सरकार को, और वो जो इसको लेकर कमेटी वमेटी बन रही है उसमें भी शामिल करना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि हम ये सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले उनको इस कानूनी झमेले से बाहर निकालना होगा, उनको बेल दिलानी होगी और बेल दिलाकर बाहर जेल से बाहर लाना पड़ेगा ताकि उनके साथ काम शुरू किया जा सके। आदित्य सिंह को ये बात कहीं से भी शक, इस पर कुछ हुआ नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने एक दूसरा नंबर दिया उस शख्स ने, फ़ोन करने वाले ने। उसने कहा कि ये हमारे, एक नंबर नहीं दिया, एक नाम बताया कि हमारे जूनियर हैं, आप इनके टच में रहिएगा और ये जैसा जैसा कहें आप फॉलो कीजिएगा। इसके बाद फ़ोन शाम को दोबारा आता उसी दिन उस शख्स का जिसको कहा गया था। फिर वो बात करता है, डिटेल लेता है केस की और सारी चीज़ें बताता है कि आपकी जो लीगल मैटर है वो कहाँ है, वो सारा आदित्य सिंह देती हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक और कॉल आता है। इस बार जो कॉल आया वो लैंडलाइन नंबर से का कॉल था। जब आदित्य सिंह ने उसको ट्रू कॉलर में डाला तो उसमें लिखा हुआ था होम मिनिस्ट्री। बाकायदा फ़ोन करने वाले ने कहा कि आप इस नंबर को चेक कर लीजिएगा और ये होम मिनिस्ट्री का नंबर है, और मैं फ़ोन स्पीकर पे डाल रहा हूँ। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह भी सुनना चाहते हैं कि आपका क्या रिस्पॉन्स है, तो हमारी बातचीत वो भी सुनेंगे। और गवर्नमेंट जो है बहुत सीरियस है आपके हस्बैंड को बाहर लाने के लिए, ताकि कोविड कमेटी में उनका जो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले कर सकें। बातचीत होती है, इसके बाद फ़ोन कट जाता है। आदित्य सिंह फिर दोबारा देखते हैं, वाकई वो फ़ोन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का था। इसके बाद एक और फ़ोन आता है। इस बार भी लैंडलाइन नंबर से फ़ोन आया। लैंडलाइन नंबर से फ़ोन आया तो ट्रू कॉलर में डाल के देखा आदित्य सिंह ने, तो इस बार उस पर लिखा हुआ आ रहा था मिस्टर पीके मिश्रा, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। पीके मिश्रा प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी। तो अब कोई शक की गुंजाइश नहीं, पहले होम मिनिस्ट्री से आ गया, अब ट्रू कॉलर दिखा रहा है कि ये पीएमओ से आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। फ़ोन करने वाला कह भी रहा है कि आपने ये देख लिया होगा नंबर, ये पीएमओ का है। तो पूरी गवर्नमेंट जो है आपके हस्बैंड के लिए लगी हुई है। तो
बस आपकी हेल्प चाहिए और हम जैसा कहते हैं वो करते रहिए। और ये सारी चीज़ों को राज रखिएगा, किसी को बताइएगा नहीं, क्योंकि आपके पति जेल के अंदर हैं और अगर ये पता चल गया, लीक हो गया मीडिया में कहीं और कि आपके हस्बैंड को छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, तो गवर्नमेंट की बड़ी फजीहत होगी। सब कुछ कह के भरोसा दिला दिया जाता है और इसके बाद फिर एक कॉल आता है और कहा जाता है कि गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कर रही है, आप एक काम कीजिए, फिलहाल पार्टी फंड के लिए 20 करोड़ रुपए आप दे दीजिए। अब इधर आदित्य सिंह को अब तक लगा कि पूरा वो भरोसा जीत चुके हैं वो लोग, उन्हें लगा सही है, उनके हस्बैंड बाहर आ जाएंगे। 20 करोड़ में से कहा गया कि आप इसको या तो दुबई में ट्रांसफर कीजिए या हांगकांग में। हांगकांग में अपने कुछ दोस्तों और बाकी चीजों से लेकर आदित्य सिंह ट्रांसफर कर देती हैं। पहली खेप में 20 करोड़ रुपए उनको मिल जाता है। ये पहली किस्त थी। इसके बाद फिर फोन का सिलसिला शुरू होता है। फिर कहा जाता है कि अभी स्टेट में चुनाव है, आपको याद होगा, उसके बाद बंगाल में और कई जगह पे चुनाव, तो चुनाव के नाम पे फिर पैसा मांगा जाता है। 30 अलग अलग बार 30 किस्तों में 30 टाइम्स इस फोन कॉल के जरिए आदित्य सिंह से कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपए वसूल ले जाते हैं। कई बार जो फोन आया उसमें फिर बात कराई गई, जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के, उनसे भी, उसका भी नंबर आ रहा है। और जब 200 करोड़ रुपए निकल गए उसके बाद भी शिवेंद्र सिंह बाहर नहीं आ रहे हैं, आदित्य सिंह को डाउट हुआ। इसके बाद फिर उन्होंने जब फोन आया तो उन्होंने कहा कि अब तो टाइम हो गया, आपने इतने पैसे भी ले लिए। अब उधर से धमकाना शुरू हो गया कि बड़े बड़े बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो अभी जेल में है और उनकी तो हम बेल के लिए डेट भी नहीं लगने देते हैं, तो आप सरकार से पंगा ना लो, सब कुछ हो जाएगा, आप जैसा कहते हैं करते जाएं, पैसे देते जाएं। 200 के बाद आदित्य सिंह भी हार गई। उन्होंने ये सारे पैसे अपने बच्चों के और बाकी कुछ एसेट्स बेच के, कुछ एफडी, कुछ लोन लेके, रिश्तेदारों से कर्ज लेके, जो उन्होंने कंप्लेंट में लिखा, ये सारे पैसे चुकाए 200 करोड़ रुपए। अब इस कंप्लेंट के बाद ये पूरी कहानी थी आदित्य सिंह की। स्पेशल सेल ने इसको इन्वेस्टिगेट किया और मामला ईओडब्ल्यू को दे दिया, क्योंकि ये चीटिंग का मामला था और फ्रॉड का था और पैसों का लेन देन था। तो अब दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इस मामले को अपने टैकल किया और इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाई। तो जांच हुई। अब वो जो आईएलडी नंबर यूके का था उससे जांच हुई। आदित्य सिंह ने बताया था कि कई बार जो पैसे लेने आए तो एक सीडान कार में एक शख्स आता था और उस कार के अंदर एक लेडी बैठी होती थी, लेकिन वो कभी कार से बाहर नहीं आती थी। ईओडब्ल्यू ने कहा कि ठीक है, आपका कंप्लेंट तो आ गया, लेकिन अगर नेक्स्ट फोन आता है तो आप मना मत कीजिएगा पैसे देने के लिए, आप पैसे दीजिएगा फिर लोकेशन पे, ताकि हम लोग रेड हैंड पकड़ सकें। इसके बाद इत्तेफाक से फिर फोन आता है, पैसे की लेन देन की फिर बात होती है। 4 लोकेशन थे दिल्ली में अलग अलग, जहां पे ये सारे 30 बार में 200 करोड़ रुपए दिए गए थे। 4 लोकेशन थे दिल्ली के। अब एक बार फिर फोन आया, 10 करोड़ रुपए इस बार कहा गया कि आप दीजिए। अब आदित्य सिंह चूंकि पुलिस को बता चुकी थी, 10 करोड़ लेकर तय जगह पर पहुंच जाती हैं। वहां पे ईओडब्ल्यू के अपने पुलिस वाले सादी वर्दी में चारों तरफ गाड़ियों समेत इंतजार करते हैं। थोड़ी देर के बाद एक कार आती है, कार से एक शख्स उतरता है, आदित्य सिंह उसे बैग देती हैं, वो बैग लेकर कार में बैठता, आगे निकल जाता है। पुलिस अब उसका पीछा करती है कि और तो कोई नहीं है। थोड़ी देर के बाद लगता है कि और कोई नहीं, तो पुलिस उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो भगाता है। भगाते भगाते वो निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के पास पहुंचता है। तब तक पुलिस चारों तरफ से उसको घेर लेती है और फिर उस शख्स को पकड़ लेती है। उस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद उस गाड़ी से वो पैसे भी मिल जाते हैं। अब उससे पूछताछ होती है, फिर वो कड़ियाँ खोलता है। वो कहता है कि मुझे मेरा भाई इंस्ट्रक्शन देता था और मैं हमेशा कि कब कहाँ पहुँचना है और पैसे लेने हैं, मैं पैसे लेकर अपने भाई तक पहुँचा देता था। इसके बाद उसके भाई तक पुलिस पहुँची, भाई को उठाया। भाई ने कहा कि मुझे जेल से इंस्ट्रक्शन आता था कि कब कहाँ जाना है, तो मैं अपने भाई को भेजता था। और ये जो पैसे थे ये कहाँ हैं? उसने कहा ये बाकी सब चीज़ें आपको सुकेश चंद्रशेखर से पता चलेगा। अब पुलिस इसके बाद ईओडब्ल्यू कोर्ट की इजाज़त से, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर को पकड़ने या ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी, वो पिछले 1 साल से ऑलरेडी तिहाड़ जेल में बंद है चीटिंग के ही मामले में। ईओडब्ल्यू की टीम अब तिहाड़ जेल पहुंचती है, सुकेश चंद्रशेखर से पूछताछ करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। अब यहाँ से एक नई और चौंकाने वाली कहानी सामने आती है। जब ईओडब्ल्यू की पहुंची और पूरे जेल की उसने तलाशी ली, सब कुछ, इसको जिस बैरक में रखा गया था उस बैरक में 40 कैदियों को रहने की, मतलब एक तरह से कैपेसिटी रखने की, लेकिन उस बैरक में सुकेश को अकेला रखा गया था। उस बैरक तिहाड़ के अंदर जितने भी हैं सारे जगह सीसीटीवी कवर है, ताकि कोई कैदी कुछ गलत काम ना करे, कोई सुसाइड करने की कोशिश करे तो अलर्ट हो जाए। बाकी तमाम चीज़ों के लिए कि रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा है कि नहीं।
हैरत तब हुई जब ईओडब्ल्यू की टीम वहां पहुंची। सुकेश के उस बैरक में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन कैमरों को या तो पानी के बोतल से या कोल्ड ड्रिंक के बोतल से या टॉवल से या पर्दे से ढक दिया गया था और कुछ भी दिखाई नहीं देता था कि सुकेश क्या कर रहा है, क्योंकि कैमरा दिखाई नहीं दे रहा। जो वहां का सीसीटीवी ऑपरेट करता था उस शख्स ने कई बार कंप्लेंट की डिप्टी सुपरिंटेंडेंट को, यहां तक के सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल को, लेकिन उन लोगों ने अनसुना कर दिया। और बिना कैमरे के अब सुकेश आराम से अपने बैरक में रहकर मोबाइल का यूज करता था। आईफोन 12 उसके पास, एक और आईफोन। इसके अलावा पता चला कि वो जो जेलर हैं उनके भी ऑफिस में तय वक्त से ज्यादा वहीं पड़ा रहता था, क्योंकि वहां सारी सुविधाएं भी थी। फिर इंक्वायरी हुई, इससे पूछताछ हुई, तो पूछा गया कि तुम ये सब कैसे करते हो। उसने कहा हर चीज बिकती है, कीमत लगाने वाला चाहिए। जांच में फिर उसके खुलासे और बयान के बाद पता चला कि इस जेल का शायद ही ऐसा कोई स्टाफ हो जिसको सुकेश ने खरीद ना रखा हो। सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल, उसके नीचे वाला गार्ड, संतरी, सफाई कर्मचारी, हर एक को ये करीब 25 से 30 करोड़ रुपए एक साल में तिहाड़ के जेल स्टाफ को दे चुका था, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसके किसी भी काम में रोक टोक ना कर सके और उसे जो चाहिए जेल के अंदर वो मुहैया कराए। उसमें चाहे मोबाइल हो, चाहे सिम हो, चाहे अच्छा खाना हो, अच्छा पीना हो, हर कुछ। यहां तक कि जब वो कोर्ट में पेशी के लिए जाता था तो भी उसके लिए अलग इंतजाम होते थे। जेल के स्टाफ में इस बात की लड़ाई होती थी कि सुकेश के साथ कौन जाएगा कोर्ट में, क्योंकि उसे मालूम है कि वहां पे भी पैसे बटेंगे। उसने हर शख्स को खरीद रखा था। फिर उसने बताया कि ये सब कुछ उसने कैसे किया। जब ये सारा भेद खुल गया, उसने कहा कि जब वो जेल में आया तो जेल में आने के बाद उसकी बड़ी मुलाकात हुई बड़े बड़े लोगों से, और जेल में बड़े ऊंचे ऊंचे कैदी बंद थे, एक से एक नामी कैदी भी बंद थे। उनमें एक चंद्रा ब्रदर्स थे। चंद्रा ब्रदर्स के अलावा कार्तिक चिदम्बरम, याद होगा आपका, अपने जो चिदम्बरम एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, उनका बेटा भी तिहाड़ में रहा, हालांकि बेल में फिर बाहर आ गया। मोइन कुरैशी, एक मीट सप्लायर, अतुल पुरी, और ऐसे ना मालूम कितने। तो संजय चंद्रा और भाई अजय चंद्रा ये भी थे। उसी दौरान में इसकी मुलाकात वहां शिवेंद्र सिंह से हुई, जो रैन बैक्सी और फोर्टिस के एक्स प्रमोटर। तो अब धीरे धीरे इसने सबके बारे में पता करना शुरू किया। तो उसने ये देखा, क्योंकि अब उसका दिमाग काम करना शुरू किया कि इनमें से किसको ठगा जाए, तो उसने देखा कि शिवेंद्र सिंह जो है वो सबसे ज्यादा बेचैन है बेल आउट होने के लिए, किसी तरह जमानत मिले वो बाहर जाए। उसने कहा इसी की बेचैनी का फायदा उठाते हैं। इसके बाद इसने फोन एयरटेल का सिम लिया और स्पूफिंग के जरिए एक ऐप है जिसमें अगर कोई किसी का फोन करे तो आप जिसका नंबर चाहें कि ये कहाँ कॉल कर रहा है, जैसे अगर सपोज मेरा मोबाइल है और मेरा शम्स के नाम पे है, तो उस स्पूफ के जरिए किसी और के मोबाइल से आपके मोबाइल पे भी आप वो अगर कर लेते हैं और आप किसी को कॉल करते हैं तो वो लगेगा कि ये शम्स का कॉल आ रहा है, नाम वही आएगा। तो उसी स्पूफ और उस ऐप के जरिए उसने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, पीएमओ, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA, इन सबके वो ऐसा करता कि जिसके पास फोन आता तो लगता कि ये वहीं का नंबर है। और इसी के बाद सारी डिटेल पहले उसने अपने लोगों से और जेल स्टाफ से, जेल स्टाफ के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स थे केस के, शिवेंद्र के, कि क्या 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 है, तो उनके जरिए उसने इन्फॉर्मेशन लिया। कुछ बाहर बैठे हुए अपने गुरुओं के जरिए पूरी फैमिली का, पत्नी का, सबका नंबर से लेकर सब कुछ ट्रेस किया। और फिर जेल में बैठकर सुकेश ने वहीं से फोन किया और अपने आप को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का सेक्रेटरी बताया। फिर होम मिनिस्ट्री के सामने स्पीकर पे बात करने का नाटक किया, पीएमओ में का नंबर करके फ़ोन पे बात किया, और बेल आउट कराने और कोविड की कमेटी में डालने के नाम पर 30 किश्तों में 200 करोड़ रुपए आदित्य सिंह यानी एक्स प्रमोटर ऑफ रैन बैक्सी, उनकी वाइफ से लूट लिए जेल के अंदर रहकर। और इसमें से करीब 25 से 28 करोड़ रुपए उसने तिहाड़ जेल के स्टाफ को सिर्फ अपनी मनमर्जी करने के लिए कि जेल में उसे कोई रोके नहीं, वो पैसे उसने उनको दे दिए। इसके साथ उसकी एक पार्टनर थी लीना, एक मद्रास कैफे में भी ये थोड़ा सा रोल कर चुकी है। इनकी मुलाकात हुई थी 2010 में, फिर दोनों साथ रहने लगे, फिर प्यार हुआ, फिर दोनों ने शादी कर ली। और जब ये लीना से मिला था तब भी इसने अपने आप को एक MP का बेटा बताया था और वैसे मिला था। कैनरा बैंक को 19 करोड़ रुपए का चपत लगा दिया था इस कर्नाटक में इन दोनों ने मिलकर। मुंबई में बहुत सारे लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। एक और बड़ा केस था जिसकी वजह से ये पिछले साल पकड़ा गया था।
और ये जो सारे पैसे इसने वसूले, इन पैसों को बेंगलोर और मुंबई अलग अलग लोगों के अपने जो गुर्गे हैं उसके, उनके जरिए कैश एक तो बैंक में जमा कराता नहीं, फ्लैट, बंगले, गाड़ियां, गोल्ड, ये सब खरीदवाता है। और लीना के लिए अब वो एक पूरे इंडिया में एक सैलून खुलवा रहा था, चेन, तो उसके लिए भी पैसे की जरूरत थी। तो ये सारे पैसे उसने इस तरफ लगाए। इसके अलावा ये भी है जो एक ईओडब्ल्यू की जांच में आई है कि इस पैसे में से काफ़ी बड़ी रकम जो है ये फिल्म इंडस्ट्री में भी लगा रहा था। कुछ हीरोइन के भी इसके साथ कनेक्शन आए हैं। आपको याद होगा बीच में पूछताछ भी हुई थी बाकायदा, यहाँ पे जो ईडी ने बुलाया था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, जिनमें जैकलिन फर्नांडिस, नूरा फतेह, ये लोग, और इनके जो चैट और बाकी चीज़ें हैं उनके पास, सुकेश रंजन के पास मिला। और ये भी है कि इन लोगों के साथ सुकेश का ठीक ठाक रिश्ता रहा है, जानते हैं अच्छे से। तो फिल्म इंडस्ट्री में भी ये पैसे लगाता कौन कौन लोग हैं, अब उसकी जांच हो रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ ऐसे नाम सामने आए। लेकिन कुल मिलाकर सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से रहते हुए 200 करोड़ तो कमाए, लेकिन शिवेंद्र मोहन सिंह अभी भी जेल के अंदर हैं, जमानत नहीं मिली। हाँ, उनकी पत्नी जरूर लुट गई। 200 करोड़ रुपए अपने पति की रिहाई के एवज में वो उनसे ठग लिया गया और जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये थी कहानी।